चलो ठीक है। पहला पहला क्वेश्चन है तुम्हारा सही है, ठीक है। ये सी स्क्वायर के बराबर होगा क्यों? तुम उल्टा लिख दिए थे क्या पहली बात? तो फिर तुम फिर लापरवाही की हो। खैर चलो, ये तो बाद में बताया हूँ, शायद ये पेपर हो गया था। ऑप्शन जरूर लिखना, ठीक है। उस क्वेश्चन में आता है ऑप्शन लिखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन तुम लिखते नहीं हो। नंबर चाहेगा तो टीचर जीरो भी दे सकता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता उसका, ठीक है। जो ऑप्शन सही है विकल्प वो तो लिखना जरूरी है ना। बाद में जो उसका चीज़ लिखते हो, जो उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ होता है डिस्क्रिप्शन, वो एक बारी नहीं भी लिखोगे, खैर लिखना वो भी ज़रूरी होता है। कई बार टीचर को ना पलट के उसको क्वेश्चन पेपर न देखना पड़े, ये बात ध्यान देना। पता चला पहले तुम्हारी कॉपी देख रहा है, फिर क्वेश्चन पेपर देख रहा है, फिर उत्तर देख रहा है, उसको तीन तीन बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी तो हो जाएगा परेशान, ठीक है। तो एक भी गलती अगर फिर वो गलतियाँ ढूंढने लगता है कि हाँ इसका नंबर कहीं काटने लायक कहीं मिल रहा है कि नहीं। दो तरीके से कापियाँ चेक होती है। एक ये होता है कि ठीक है इतना लिखा है सही तो सब कुछ सही ही होगा, समझ गए। दो तरीके की मेंटेलिटी हो जाती है, बन जाती है टीचर की। तो पहली बात तो टीचर का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, उसको सारी चीज़ आसानी से अवेलेबल कराओ, ठीक है। क्योंकि उससे तुमको नंबर लेना है और उसका तो कुछ नहीं जाता, वो काट के जीरो भी कर देगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला, कोई उसके पता तो चलेगा नहीं। अब ये है यहाँ पे तुम पहली बात तो ऑप्शन सब में डालो, ठीक है। एक में भी ऑप्शन नहीं डाला, देखो जो है तुम। अब उसकी जिम्मेदारी है वो चेक करे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो गलत बात है ना, उसका क्या। और पहली बात तो 1/v² ये सी स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, उल्टा लिख रखे हो, ठीक है। ये चालाकी नहीं चलेगी, ठीक है। नंबर मिल गए वो अलग बात है, लेकिन गलत ये ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से तो फिर थर्ड पार्ट होगा, जबकि पहला पार्ट सही होगा, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 में सी स्क्वायर के होता है, ठीक है। ये ध्यान देना। तो जब सी स्क्वायर का जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा वो होगा सी स्क्वायर का मात्रक 1 में, तो मीटर अपान सेकेंड। म्यू किसका सवाल क्वेश्चन 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछा है ना, तो 1 में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर तो डायरेक्ट मीटर अपान में सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, काम ख़त्म, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड का स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? तो पार्ट 1 हो जाएगा। हाँ सही आंसर, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर जब लिखोगे तो पहली बात तो जो भी नंबर डालना हो सेक्शन एक सेक्शन के साथ ही रखो, क्योंकि टीचर को क्या होता है सेक्शन वाइज नंबर जोड़ना होता है, फिर उसको कॉपी में चढ़ाना होता है, समझ गए। इधर इधर लिख दोगे तो उसको ढूंढ ढूंढ के फिर चढ़ाना पड़ेगा कि कहीं एक एक पेज गिनना पड़ेगा उसको, फिर बारीकी से चेक करना पड़ेगा। और उसको तो कुछ जाता नहीं है, वो किसी नंबर को नहीं भी जोड़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कोई जाके टोकने वाला तो है नहीं। या तो फिर उसके खिलाफ तुम कोर्ट केस करो, कोर्ट केस कोई करेगा नहीं 2-4 नंबर के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो दोबारा कापी चेक होने के लिए कोई नहीं है, इतना सब करता है तीन जहाँ। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको पहली बात तो जो भी सेक्शन एक साथ कर दोगे तो एक साथ सारे नंबर जोड़ के वो एक साथ काउंट कर लेगा। फिर दूसरा सेक्शन के क्वेश्चन एक साथ कर दोगे तो एक साथ जोड़ लेगा, तो उसको बाहर जो क्वेश्चन वाइज नंबर जो चढ़ाने होते हैं उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये, खैर वो तो तुम सेक्शन वाइज करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे ऑप्शन पहला क्वेश्चन है 1 का है ना, सेक्शन एक का सेक्शन ए अगर डाल दोगे तो का चला ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो और भी यूट्यूब में बहुत लोग डाले हुए हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करी जाती है। आंसर राइटिंग भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा हो जाएगा, हिंदी में अगर लिखोगे तो मीटर का स्क्वायर अपान में सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, ये सही विकल्प यहाँ पे लिखना जरूरी है। इसी को देख के वो क्या करेंगे, आंसर सब उनके पास लिखे रहते हैं, बस देख के टिक करते जाते हैं, ठीक है। तो 1 का कहीं पे अगर अगर क्लेम हो जाए किसी क्वेश्चन पे तो इसको देख के नंबर होगा, कोर्ट आदेश देगा, इसको देख के नहीं देगा, समझ गए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा शायद क्वेश्चन सही है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा सेट नंबर क्या है, एक बार चेक तो बता देते हैं। एक सेकंड, ये 346 BT है ना, क्वेश्चन नंबर 346 BT। तो जो भी देखेगा ये क्वेश्चन सेट खोल के देख लेगा, तो बार बार क्वेश्चन हम इसमें नहीं दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर खा है जो, इसको आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड में इसमें देता हूँ। क्वेश्चन पेपर है 3, एक सेकेंड, क्वेश्चन पेपर है 346 BT 2023 है ना। एक सेकेंड, चलो। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये है समीकरण डिविजन में तो इलेक्ट्रॉन के, इसका ऑप्शन जो है तुम्हारा सही होगा, इसका सही होगा तुम्हारा, ये दोनों के लिए लागू होगा, फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हो जाएगा सही इसका, थर्ड पार्ट सही है, ये है ना, थर्ड पार्ट इलेक्ट्रॉन तो फोटो दोनों के लिए सही है तुम्हारा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में है, इसका तो सही हो जाएगा, फोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन दोनों के लिए होगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा तुमने, दोनों के लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक ही धातु, जैसे एक ही धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, तो क्या होगा, इसमें गलत लिखा है तुमने। दोनों की चालकता कैसे बढ़ जाएगी, धातु की चालकता तो घटती है ना ताप बढ़ाने पर। हेलो, हाँ, तो ये पता नहीं था तुमको कि भूल गए थे। कौन बोला धातु की चालकता बढ़ जाती है, देखो पहली बात तो कहीं पे नहीं है, कहीं पे हमेशा धातु की चालकता जो है ना कभी नहीं बढ़ती है, ठीक है। सिर्फ अर्धचालक की बढ़ती है ताप बढ़ाने पर, अर्धचालक के अलावा जितने भी होंगे सबके ताप बढ़ाने पर घट जाती है, ठीक है, धातुओं की। तो हमेशा रट लो, कहीं लिखा होगा तो मेरे को दिखा देना, उसको भी सही करवा दूंगा मैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, उस हिसाब से कौन बनेगा, चौथा पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका तो चौथा पार्ट हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर गा 1 का गा, ठीक, कहाँ गया ये 1 का गा क्या हो जाएगा, चौथा पार्ट, ठीक है। इसका कौन सा था, इसका तो तुमने सही कर दिया था शायद, दूसरा इलेक्ट्रॉन और फोटॉन दोनों के लिए फर्स्ट पार्ट ये भी होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जितनी है चीज़ें सुधार लो, इसी में से मोस्टली पेपर फंसेगा, ठीक है। इन्हीं 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 के इर्द गिर्द आते हैं क्वेश्चन, सारा डिटेल पता रहेगा, थोड़ा बड़ा घुमा देगा, सॉल्व कर लोगे। ये वाला सवाल जो है, चलो ठीक है, इसको मैंने बताया था घा नंबर, जिससे भी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है पूरा रट लो दिमाग में, ठीक है। घा नंबर जो सवाल है, 10 एम्पियर लिख, वो 10 दिया, 10 कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट पहले सीखो। ये है तुम्हारा, यहाँ पे वो लगा है, चालक लगा, वो हाँ कोई वो लगा प्रतिरोध, फिर ये लगा है तुम्हारा आग्राविनत में, ठीक है, उत्क्रम अभिनत में लगा है क्या, तो सही है तुम्हारा, फिर तो ठीक है, तुम्हारा सही है। ये उत्क्रम अभिनत में हो जाएगा, एक यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला तो एकदम हो जाएगा कि तार कटाइए, इसमें से धारे नहीं बहेंगे, तो केवल यही वाला प्रतिरोध काम में आएगा, ये तो कटे हुए तार की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा सही है, ये वाला 1 नंबर बढ़ जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट पास सही हो जाएगा 1 का घ, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी आंसर शीट है ना दूसरे। हेलो। तो ट्रांजिस्टर तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तो इसको छोड़ देते हैं। 50 नंबर में मीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे, ये लास्ट वाला होगा इसका। यह है मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता। प्रेक्षणीय परिवर्तन मतलब क्या होता है? प्रेक्षणीय परिवर्तन का मतलब उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं करता है कि जिससे कि जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा अमीटर लगा हुआ, ठीक है, अमीटर की बात किया ना। तो यहाँ पे पहले मान लो कोई प्रतिरोध था, ये मान लो ये वाला, और यहाँ पे बैटरी से धारा कुछ बह रही थी, ठीक है, आई धारा बह रही थी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे जब वोल्ट मीटर वो अमीटर व गैल्वन मीटर जो लगाते हैं हमेशा क्या करते हैं कि उसके समान श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं। तो यहाँ अभी जो धारा बह रही होगी मान लो 10 एम्पियर बह रही है, ठीक है। अब इसके श्रेणी क्रम में तुम अमीटर लगा दोगे तो उसकी वजह से इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता होगा, ठीक है। तो जब इसका कुछ प्रतिरोध होगा, मान लो इसका प्रतिरोध आर जी है, आर या आर ए है, एक मतलब अमीटर, तो ये दोनों प्रतिरोध मिल के फिर आने वाली धारा को कुछ कम कर देंगे कि नहीं? तो कुछ कम धारा बहेगी, मान लो 9 मीटर बहने 9 एम्पियर बहने लगी, तो अब ये 9 ही एम्पियर तो नापेगा, समझ गए? तो जितना ज़्यादा इसका प्रतिरोध कम होगा उतनी धारा में कम परिवर्तन, अगर इसका प्रतिरोध घटाते जाएंगे, हो तो सकता है कि 1 एम्पियर के बजाय 0.1 एम्पियर कम करेंगे, तो फिर 9.9 एम्पियर नापेगा, जो धारा में कमी आएगी 0.1 की आएगी। तो उस हिसाब से इसका प्रतिरोध जितना कम होगा जाने वाली धारा के रास्ते में उतना कम रुकाव डालेगा, ठीक है, या बाधा डालेगा। कम बाधा डालेगा तो जितनी धारा है लगभग उतनी बहेगी। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम से कम रहे, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो होता है उसकी अधिक से अधिक रखा जाता है, ठीक। तो दोनों का उल्टा होता है प्रतिरोध के मामले में। अच्छा अमीटर उसी को कहेंगे जिसका प्रतिरोध कम हो, और अच्छा वोल्ट मीटर उसी को कहेंगे जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक हो, ठीक है। वैसा वर्षा होता है, ध्यान रखिए। एक करंट लोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 1 का 4 है। अंगा नंबर 5 है, ई पार्ट इंग्लिश में बनेगा ये। सही कौन सा होगा? 4th पार्ट, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करना है, या वोल्ट मीटर लिख देना, ठीक है। वोल्ट मीटर मीटर लिख देना, प्रतिरोध अधिक, ठीक, ऐसे तेज लगा के। और अमीटर ऐसे लिख लेना, ऐसे ही रट लो, चूँकि अब परीक्षा का नज़दीक आ गई है, ठीक है। इसमें प्रतिरोध कम करेंगे, ठीक है। ठीक, इससे पता चल जाएगा अच्छा होने के लिए या बढ़िया, ये चीज़ बढ़िया होती है, ठीक है, इससे रीडिंग अच्छी आएगी, ठीक। चलो ठीक। अच्छा चलो ठीक, इसमें और अपनी भाषा में लिख सकते हो अगर लिखने की इच्छा हो तो। इसको ये भी लिख सकते हो, रीडिंग, रीडिंग हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रीडिंग वास्तविक मान के करीब, ठीक है, वास्तविक मान के करीब, करीब ही जाएगी, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आ सकती, ठीक है। इसमें भी सेम ही रहेगा, ठीक। तो अब ये चीज़ बस ऐसे ध्यान रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट ये ख़त्म हो गया क्या? इसमें और भी नहीं बचा है? अंगा तक है क्या? चा भी तो है। अच्छा हो गया, ये तो 4 नंबर था ना, तो मंगा बोल दिए इसको तो। चलो ये क्वेश्चन 4 नंबर है, ठीक है,
इसको सुधार, ध्यान दो, ऐसे हवा मत बोला करो। ये 4 नंबर का आंसर है। अंगा नंबर तो सिलेबस में ही नहीं है, हटा दो उसको। 1 का अंगा सिलेबस में नहीं है, क्रॉस कर दो उसको। ठीक, चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूनतम कोणीय संवेग पूछा है तो न्यूनतम लिखो, n की वैल्यू 1 डालो। ठीक है, तो कोणीय न्यूनतम कोणीय संवेग L1 को बोलेंगे। ठीक है, वैसे तो एल एन बराबर होता है h अपान में 2 पाई, यहाँ पे n का गुणा होता है। ठीक है, तो न्यूनतम किसको बोलेंगे? L1 को बोलेंगे। n बराबर 1 के लिए, न्यूनतम कोणीय संवेग के लिए n इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालोगे, इसको काट दो। L1 इक्वल टू h अपान में 2 पाई होगा, ये होगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका आंसर कैसे लिखना। ये कौन सा क्वेश्चन था? 1 का 2 का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहले को ये वाला तो मैंने करा था, पहला वाला, पहले का। ठीक है, पहले का ये आंसर हो जाएगा। फिर पहले दूसरे का फिर क्या है तुम्हारा? दूसरे लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित करिए। लेंस को प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित करिए। इसको तो ऐसे तो तुम्हारा सही है, ऐसा नहीं है कि लेकिन बस उसमें क्या कर देना, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण में कोई विचलन नहीं होता। तुम्हारा सब कुछ सही है, जो लिखा है तुमने कि लेंस के मध्य बिंदु पर, उसकी जगह में लिख दो लेंस के प्रकाशिक अक्ष पर। ठीक है, या मुख्य अक्ष पर, सॉरी। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है प्रकाशिक। मैं इस वजह से बता रहा हूँ, जैसे कोई लेंस होता है ना, कौन सा दूसरे का खा है ना ये, क्यों? तो इसमें क्या है कि लेंस बहुत टाइप के, अभी तक तो तुमने इस तरीके का एक लेंस उत्तल देखा होगा, एक अवतल देखा है। ठीक है, अवतल लेंस ऐसा होता है, बीच में पतला होता है, और नहीं, ये ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र यहीं पे स्थित होता है और इसका भी प्रकाशिक केंद्र यहीं पे स्थित होता है, तो यहाँ से जाने वाली किरण में कोई विचलन नहीं आता है। ठीक है, कई बारी ना वो लेंस हमारे इस तरीके से भी होते हैं, ऐसे होगा। फिर हो सकता है कि तुम्हारा इस तरीके से हो, इस तरीके से भी लेंस हो सकता है, ऐसे भी। ठीक है, और कई बारी इसको बहुत टाइप के लेंस होते हैं, तो जरूरी कई बारी लेंसेज ऐसे होते हैं लेंस के बाहर मिल जाता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, होता मुख्य अक्ष पर ही हो सकता है, यहाँ पे हो। ठीक, तब दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि मुख्य अक्ष शब्द ज़्यादा अच्छे सही रहेगा। जब अभी सारी चीज़ आती है तो थोड़ी सी सुधारना है तो सुधार लो, गलत चीज़ क्यों पढ़ो। ठीक है, जब नहीं आता तो फिर गलत सलत कुछ भी लिख दो, कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन जिनमें सुधार की संभावना वो तो कर ही लो। ठीक है, क्या वीडियो, चलो ये तुम्हारा ये वाला तो हो गया। एक सेकेंड, प्रकाशिक केंद्र वाला हो गया, करा दिया ना। प्रकाशिक केंद्र का ये ध्यान रखना कि मुख्य अक्ष पर वो बिंदु स्थित होता है, उसके अनुदिश आने वाले प्रकाश किरण में कोई विचलन नहीं होता है, या अपने मार्ग से वो कोई विक्षेपित नहीं होती। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके अनुदिश आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, या जिसके अनुदिश आपतित होने वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन का कोण का मान बराबर हो। ठीक है, तो कुछ भी अपनी बात कह लो पूरी। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है इक्वल टू 3i + 4j, और एरिया दिया हुआ तुम्हारा 10i। इनको ई डॉट डी ए कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 जूल आ जाएगा, एक किया हुआ है तुमने, सही भी है तुम्हारा। ठीक है, तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा
नॉर गेट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हटा दो इसको। ठीक है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, वो तो हो गया। फिर है नेक्स्ट, इसके बाद है तुम्हारा जेड, हीलियम के लिए जेड इक्वल टू के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए एन बराबर कितना होता है? हैं? क्यों? हाँ तो 1 क्यों कर दिए यहाँ पे? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है? 3 का 3 के का जो होता है मैंने बताया था, ऊर्जा ई एन बराबर होता है -13.6 और एन स्क्वायर, और ऊपर में होता है जेड का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये फार्मूला पता रहेगा तो ये तो जेड क्या होगा, जो भी होगा हाइड्रोजन के तरीके का कोई भी नाभिक के लिए है, ठीक है? ये या हाइड्रोजन के तरीके का कोई भी परमाणु हो, हाइड्रोजन के, हाँ जेड का स्क्वायर ही होता है, ठीक है? ये सब ध्यान रखना। तो अब हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन सदृश परमाणु, उसका कहने का मतलब है बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है? तो हाइड्रोजन लाइक परमाणु जो होते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन हो गया, और हीलियम अगर बनाओगे तो उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो इस बाहरी कक्षा में 2 होते हैं। उसके बाद लिथियम होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो उसमें Li डबल पॉजिटिव करेगा। अगर कहीं पे Lb अगर बेरिलियम का देगा तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, समझ गए? ध्यान रखना, तभी वो बनेगा हाइड्रोजन जैसा, तभी इसमें बोर परमाणु बोर की जो थ्योरी है कि अप्लाई होगी, नहीं तो होंगी ही नहीं, ठीक है? डायरेक्ट हीलियम का कभी दे ही नहीं सकता बिना आयन किए, आयनित किए, आयनित करके ही देगा। तो यहाँ पे क्या है, जेड, इसका जेड कहाँ से निकलेगा? हमको अंदर स्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही जेड बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से निकालोगे तो फिर हीलियम तो गड़बड़ हो जाएगा ना सब में। तो हमेशा जेड को डिफाइन भी हमेशा किया करो प्रोटॉनों की संख्या। वो अलग बात है कि उदासीन परमाणु होगा तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितना प्रोटॉन होगा, ठीक है? तो इसके लिए जेड इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है? कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि हीलियम के बाहरी कक्षा में तो एक ही, हीलियम प्लस के बाहरी कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जेड बराबर 1 लिख दें, क्योंकि रटते हो ना फार्मूला कि जेड बराबर क्या रटते हो तुम लोग? जेड बराबर में जेड इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही रटते हो ना? तो ये वहाँ पे फेल हो जाएगा। आयनित अवस्था में कोई परमाणु है तो क्या करोगे? तो हमेशा जेड इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, इतना याद रखो। अगर उदासीन है तो फिर ये वाले भी वैल्यू, ये भी वैलिड हो जाएगी, ठीक है? अब आयनित के लिए ये हमेशा ये तो आयनित हो उदासीन हो कुछ भी हो, अंदर से प्रोटॉन थोड़ी ना कोई निकाल लेगा, इतना पावरफुल थोड़ी ना कोई होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए निकाल लेते हैं आराम से। खैर चलो, यहाँ पे क्वेश्चन तो हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या है, तुमसे पूछा है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था, एक हो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है पहली कक्षा तो जो होती है वो मूल अवस्था होती है, ठीक है? और उत्तेजित होगा तो सबसे पहली जो सीढ़ी चढ़ेगा वो उसी को प्रथम उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है? n इक्वल टू 1 से ओवर 2 में जाएगा तभी तो उत्तेजित बोलेंगे, नहीं उत्तेजित ही नहीं है वो फिर तो यहाँ पे जो तुम्हारी एनर्जी निकलेगी वो कितनी अगर निकलेगी, -13.6 गुणे में जेड की वैल्यू 2 रखोगे और एन की वैल्यू भी 2 रखोगे, दोनों का स्क्वायर कर दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आ जाएगा, ठीक है? इतनी ऊर्जा आ गई, काम खत्म। समझ गया क्या गलती हुई थी? चलो ठीक है, ये अपवाद है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग के लिए I इक्वल टू ANA VD होता है, ANE, और J इक्वल टू ANE, NE इंटू VD होगा। I अपान A को J बोल देंगे। नीचे ये वाली लाइन भी लिखनी थी, क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है? फिर हो जाएगा। तो तीसरा खा में पूछा है विद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव के सूत्र का ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है? ये तो चलो इस सवाल को क्वेश्चन तीसरा का वो कर लेना, तीसरा का गा।
तो V जो है प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस के साथ विभव आएगा, क्यू अपान में 1/4πε0 1 में R माइनस एल। अब माइनस क्यू के कारण भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो प्लस क्यू के कारण होगा, ये माइनस क्यू के कारण विभव होगा, जोड़ देंगे, सब सॉल्व कर देंगे, तो फाइनल में आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं पॉज करके देख लेगा। 1/4πε0 P अपान में R², अगर एल की वैल्यू 8 से बहुत कम है तो, ठीक है। चलो हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिख देना, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो लिख देना, वैज्ञानिक डी ब्रागली के अनुसार किसी गति का यदि कोई पार्टिकल गतिशील है तो हर एक पार्टिकल गतिशील पार्टिकल से संबद्ध एक तरंग दैर्ध्य होती है। इस तरंग दैर्ध्य को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं। इस तरंग दैर्ध्य, अगर ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो लैम्डा बराबर h अपान में mv, और जहाँ पे h इक्वल टू प्लांक नियतांक, m कण का द्रव्यमान, v कण का वेग होता है। आगे लिख देना। इसके बाद कई बार ये लिखते हैं कि वैज्ञानिक डी ब्रागली के अनुसार हर एक गतिशील पार्टिकल तरंगों की भांति व्यवहार करता है और पार्टिकल से संबद्ध तरंग दैर्ध्य को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना। डी ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण से एक तरंग संबद्ध होती है जिसे द्रव्य तरंग कहा जाता है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू h अपान p होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक तथा p गतिमान द्रव्य कण का संवेग। p की जगह mv भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है। चलो ठीक। इसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा इसमें और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, तीसरा का घा है ना, हेलो। तो इसमें लिखना पड़ेगा लैम्डा इक्वल टू h अपान में mv, यही हो गया समीकरण, ठीक है। यहाँ पे m क्या हो गया, कण का द्रव्यमान, v क्या हो गया, कण का वेग, कण ही शब्द यूज करना, ठीक है। h क्या हो गया, प्लांक नियतांक, ठीक है। ये तो लिख ही लोगे कि नहीं लिख पाओगे? चलो ठीक है, चलो लिख देंगे। ये प्लांक नियतांक क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर ही से लिख देता हूँ, ठीक, बस हो गया। यहाँ पे हालांकि लैम्डा के बारे में भी लिखना पड़ेगा, लैम्डा बराबर डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य या कण से संबद्ध तरंग दैर्ध्य, संबद्ध तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या है कि हर एक गतिशील कण तरंगों की भांति व्यवहार करता है, ये है तुम्हारा कीवर्ड, ठीक है। गतिशील कण का व्यवहार कैसा होता है, तरंगों की भांति, बस इतनी बात। ये जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। इसी को लिख, ठीक है। हेलो, देखो इसमें क्या है, होता क्या है एक्चुअली, ये देख लो। और जब कोई आप ये सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है ना, ये विरल माध्यम सघन माध्यम, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया, ठीक है। तो अब कोई प्रकाश किरण आएगी, मान लो कि प्रकाश किरण ये आई, ठीक है। तो ये अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटेगी थोड़ा से इधर, ये चूँकि उल्टा लिख दिया गया मैंने, ये सघन होगा, ठीक है, ये विरल होगा। तो याद रखना हमेशा सघन से विरल में जाएगा तभी क्रांतिक कोण मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं कभी भी। तो ये मान लो कि इधर जितना कोण बना रहे इधर थोड़ा ज़्यादा बड़ा कोण बनाएगी, ठीक है। तो क्या होता क्या है, कुछ नहीं होता इसमें। जब प्रकाश किरणों को हम आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं ना तो अपवर्तन कोण भी उसी हिसाब से बढ़ता है। तो बढ़ते बढ़ते ये पहले पहुंच जाता है इस वाली सघन और मिधम के बीच, सघन और विरल के बीच में जो अंतरापृष्ठ होता है, ठीक है, दोनों का जो बाउंड्री पॉइंट होता है। तो जैसे ही थोड़ा एक पॉइंट ऐसे बढ़ाते हैं, मान लो इतना किया, तो सीधा सीधा प्रकाश किरण इधर से निकल गई, ठीक।
तो 1 के लिए मान लो किरण 1 है तो ये यहाँ से निकलेगी किरण 1, किरण 2 ये है तो किरण 2 यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो इस वजह से जैसे ये 90 डिग्री होगी ना, ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है, तो ये हो गया आप क्रांतिक कोण, इसको बोल देते हैं क्रांतिक कोण। कुछ लोग सी बोलते हैं, कुछ लोग आईसी भी बोलते हैं, ठीक है, जो समझ में आए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इससे अधिक बढ़ाओगे तो 90 डिग्री से क्या है ना, वो फिर वो क्या होगा, वो अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक परावर्तन अपवर्तन कोण हो ही नहीं सकता, फिर वो परावर्तन हो जाता है। तो इस वजह से याद रखना 90 डिग्री ही तक मैक्सिमम होता है। ठीक, अपवर्तन कोण। प्रकाशिक तंतु के लिए तुमको क्या करना है, बुक में भी फिगर बने हैं, तुम एक ऐसे बनाओ सर्कुलर, ठीक है, या टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दो। यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे, चलो ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरीके का फिगर बना लेना। ठीक है, बाकी मैं भेज दूंगा इसको। ठीक है, ये अच्छा लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है, और इससे जो है ना तुमको पर्याप्त लिखा रहेगा। देखो ये प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि तुम्हारा ये वाला भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला भी है कि इसके 2-3 उपयोग लिखो। ठीक है, तो 2-3 उपयोग भी याद रखना। ठीक है, रट ही लेना। ठीक है, क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। और इसके अलावा और भी है क्या इसमें, और तो है नहीं मेरे हिसाब से कुछ। जैसे एक चीज़ ये पूछ सकता है कि इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर समझाइए। ठीक है, कार्यविधि है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो होता कुछ नहीं है, क्लैडिंग है, कोरोड है और सुरक्षा जैकेट है। ठीक है, होता बहुत आसान है, लेकिन तुमको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये तीनों में भेज दूंगा, ये इतना है, अभी देख लो। ठीक है, तो इसके बाद मैं देखो बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। ये जो बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ तुमको। थोड़ा यहाँ पे जैसे प्रकाश किरण को यहाँ पे आपतित हुई, ठीक है, तो पहले तो आपतित होगी तो मान लो यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा मुड़ती है। ठीक है, बाहर अपवर्तन कोण है, सॉरी पहले बाहर सघन माध्यम है, अंदर विरल माध्यम है। ठीक है, तो जैसे ही ये किरण जाएगी तो थोड़ा सा अभिलंब, ये क्या होती है कि अभिलंब से अंदर जाएगी तो अभिलंब की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे डालते हैं प्रकाश किरणों को, तो क्या अभिलंब से दूर भी हटेगी, थोड़ा नज़दीक, तो फिर ऐसे जाएगी। फिर क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो इसके बाहर भी एक पदार्थ लगा होता है। ठीक है, ये वाला बाहर एक ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात, मेन मुख्य बात क्या है, जब लिखोगे तो इसको लिख देना, ये वाले पोर्शन को क्रोड लिख देना। ठीक है, इसको लिख देना क्रोड, चित्र में ही लिख देना। ठीक है, और ये तुम्हारी हो जाएगी क्लैडिंग। क्लैडिंग, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, वो सुरक्षा जैकेट होती है। ठीक है, वो इसमें नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन दिखाना पड़ेगा, लिखना तो लिखते हो। ठीक, तो ये ऑप्टिकल फाइबर वैसे ही होती है जैसे तुम लोग बिजली के तार खरीद के लाते हो ना मार्केट से, वैसे उसी तरीके की होती है। तो अंदर ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते होते इधर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, जाती रहेगी, जाते जाते ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए, टकराते हुए निकल जाती है। तो इधर से डालेंगे उधर से निकल जाती है। अब वायर ऐसा होता है, इसको मोड़ मार के किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो इधर का सिग्नल उधर पार कर जाता है बिना कुछ किए हुए, आराम से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये प्रकाशिक सिग्नल ही इसमें पार होते हैं। कई बार क्या होता है, विद्युत सिग्नल को प्रकाशिक सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इधर से जब सिग्नल इसके अंदर डाल देते हैं, फिर जब इधर निकल आया तो उसको फिर विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो विद्युत सिग्नलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काम आ जाता है। लेजर लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आ जाता है। फिर इसके अलावा
चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे अंदर पेट के अंदर मान लो किसी के लीवर में किडनी में कुछ भी दिक्कत है, ऑपरेशन करना है, तो इसी से लेजर लाइट डाल के फिर एक कैमरा डाल के फिर उस पर्टिकुलर भाग को देख लेते हैं। कैमरा केवल अंदर डालने से पेट के थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, उसमें क्या है कि लाइट भी तो चाहिए, तो तभी कैमरा देख पाएगा, तभी तुमको बाहर आके उसकी इमेज दिखाई देगी कंप्यूटर पे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरीके से ये बहुत पतला तार होता है, तो इसको मुंह से या नाक से कहीं से डाल देंगे, पेट तक पहुंच जाएगा, पूरा अंदर का तस्वीर दिख जाती है, समझ गए। तो उसके लिए लाइट चाहिए, तो एक वायर में तो कैमरा फिट करके डाल देते हैं, कई बार उसी के साथ में यही वाला तार भी फिट रहता है, ये लाइट फेंकता है, कैमरा फोटो ले लेता है या वीडियो ले लेता है, ठीक। तो चिकित्सा में भी हो गया, विद्युत सिग्नल को भेजने में और प्रकाशिक सिग्नल को भेजने में तो हो ही जाएगा इसका यूज, ठीक है। इस तरीके से जो समझ सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि इसमें ध्यान देना, ये जो आंतरिक भाग होता है इसका जो है अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है, और जो क्लैडिंग होगी इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, क्योंकि तभी ये परावर्तन होगा, अपने उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना है, जैसे मोटा मोटा याद ऐसे रख सकते हो कि प्रकाशिक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम का मतलब हो गया ज़्यादा तगड़ा, ज़्यादा घना, ठीक है, तो वहाँ से वापस अपने किरण को वापस उसने फेंक दिया। जैसे तुमने पत्थर मारोगे तो कोई कमज़ोर चीज़ होगी तो घुस जाएगा पत्थर, उसमें वापस कैसे आएगा? जब मजबूत दीवार में मारोगे तो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही आएगा, ठीक है, पत्थर। तो वैसे सोच लो कि ये ज़्यादा सघन है, कोई भी माध्यम है ज़्यादा सघन हो तो प्रकाश किरण मारे वापस आ गया, तो उसी तरीके से वापस गया होगा तो मतलब ये ज़्यादा सघन होगा, ठीक है। ऐसे भूल जाओ तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, ये मोटा मोटा है, ध्यान रखने का तरीका। क्रोड क्लैडिंग और ये सुरक्षा जैकेट, इसको तुम सुरक्षा जैकेट बोल सकते हो, ठीक है, सुरक्षा जैकेट, ठीक है। इसको क्या है थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो लिख लोगे, बाहर चलो बाहर, ठीक। तो ऐसे भी तुम इसको मेंशन कर सकते हो। अब जैसे तुमको क्या है क्रोड तो अंदर वाला हो गया, क्लैडिंग का जो है इधर से भी दिखा सकते हो, क्लैडिंग का क्या है ये वाला और ये वाले क्लैडिंग हो गई, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे दिखाते हैं क्लैडिंग का ये हो गया और यहाँ से एरो ले गया इससे, ठीक है, ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। और सुरक्षा जैकेट का ये हो गया और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी दोनों तरफ का भी दिखा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, धातु का कार्यफलन 2.5 गुणे 10⁻⁻9 जूल लिखा हुआ ना, क्यों? यदि इस धातु में 6 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो संस्तब्ध विभव की गणना करिए। तो ये सवाल मुझे लगता है चलो लगवा देते हैं इसको, ठीक है। अरे 4 खा, हाँ 4 का खा नंबर, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है ये दिया हुआ, ये तुम्हारा कार्यफलन हो गया और ये हो गया आवृत्ति। अब इसमें पूछा है संस्तब्ध विभव, ठीक है, निरोधी विभव पूछा है, ठीक है। तो निरोधी विभव देखो E बराबर होता है W प्लस में के जो होता है ये गतिज ऊर्जा होता है, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा निरोधी विभव आता है, ठीक है। जब भी आएगा तो इसको हम W कार्यफलन होता है, ठीक है। तो जब गतिज ऊर्जा कुछ आएगी तो उसको हम निरोधी विभव में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और उतने निरोधी विभव हो जाएगा। निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव उसी से पता चल जाएगा। जो के आएगा जूल में आएगा, उसको जूल को ईवी में कन्वर्ट कर लेंगे, उतने उसी हिसाब से हमारा निरोधी विभव निकल आता है, ठीक है। तो ई हमारा कितना होगा यहाँ पे देख लो, ई जो होगा हमारा एच न्यू होता है, ठीक है। अगर न्यू दिया है तो न्यू होगा, अगर लेमडा होता तो HC/λ होता, ठीक है। तो ये जो तुम लगाए हुए तो सब, तो ये सवाल है, तो एच न्यू पहले निकालोगे, ठीक है। तो एच न्यू निकालोगे, एच तो तुमको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, नहीं तो देख लेना नीचे पेपर के लास्ट में दिया रहता है, ठीक है, देख लेना वो दिया होगा 100% इसी के आसपास। और जो न्यू कितना है 6 गुणे में 10 प्लस का 14 ना, तो यहाँ गुणा कर देते हैं, 6×6 = 36
अच्छा अच्छा, 36 3 39 गुणे में 10⁻−20 -19 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 दशमलव मैंने इधर खिसका दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुल ऊर्जा। ये फोटान की जो होगी कुल ऊर्जा होगी। ठीक है, तो फोटान की ऊर्जा दो तरीके से खर्च होती है। एक तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फिर उसको जितना ऊर्जा बच गई उसको गतिज ऊर्जा दे देता है। और उस गतिज ऊर्जा को रोकने में कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा तो जो उसको रोकने के लिए हम विभव विपरीत दिशा में लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिर रुक जाता है। उसी को निरोधी विभव बोलते थे। ठीक है, निरोधी का मतलब अपने यहाँ के अपनी जो गांव की भाषा में दिमाग लगाओगे तो विरोधी विभव, समझ गए एक प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से चेक करो क्या आ रहा है। ई की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दो, इस ये समीकरण है ना ये वाला। ई की वैल्यू में 3.3 ना सॉरी 3.96 होगा, 3.96 गुणे में 10⁻−19 इक्वल टू डब्लू कितना है 2.5 गुणे में 10⁻−9 है। अब प्लस के, अब चूंकि ये भी जूल में ही दिया हुआ है, दिया है ना जूल में। और हार्टेज जो होती है ये भी एसआई यूनिट होती है। तो यहाँ से के का मान तो जो है तुम्हारा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, माइनस समथिंग आएगा। चूंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, क्यों, घटा के देख लेना, निगेटिव आएगा। अब निगेटिव आएगा तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं उत्सर्जित होगा। ठीक है, तो लिख देना चूँकि के का मान ऋणात्मक है, अतः निरोधी विभव शून्य होगा। ठीक है, विभव शून्य होगा। अब यहाँ पे गलती क्या हुई होगी पेपर को सेट करने वाले से, यहाँ पे उसने घात लगाना गलती कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 10⁻−19 अगर होता तो कुछ न गतिज ऊर्जा आ जाती, फिर जो बचती फिर उसको हम गतिज ऊर्जा कुछ आती, जो भी आती उसको ईवी में कन्वर्ट कर लेते, उस हिसाब से हमारा कुछ न कुछ निरोधी विभव बन जाता। तो यहाँ पे निरोधी विभव कितना हो जाएगा, शून्य। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो उसको हम कोई विभव ही नहीं निरोधी लगाना पड़ेगा हमको, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन ही अल्टीमेटली उत्सर्जित हो ही नहीं पाएगा। जब उत्सर्जित होगा उसमें कुछ गतिज ऊर्जा होगी तभी तो उसको रोकेंगे। तो बस इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब अगर यहीं पे अगर इस सवाल को अगले साल मान लो करेक्ट करके देगा तो क्या देगा, यहाँ पे कर देगा 10 ये डब्लू की वैल्यू क्या कर देगा 2.5 गुणे में 10⁻−19 करेगा। ठीक है, यदि अगर ऐसा होता तो क्या होता 3.96 गुणे में 10⁻−19 इक्वल टू 2.5 गुणे 10⁻−19 और प्लस में के। इसको जब सॉल्व करते तो के बराबर कितना आ जाता, इसको घटा दो 2.5 तो कितना था 6 4 1.46 आता, गुणे में 10⁻−19 ये जूल में है गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा ईवी में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी क्या है जूल में है तो 1.46 गुणे में 10⁻−19 डिवाइडेड बाई 1.6 गुणे 10⁻−19। अब ये ईवी में हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, तो ईवी में जब हो जाएगा तो देख लो, इसको सॉल्व करोगे तो 19 से 19 कट गया 10⁻−19 से। इसको 16 1 के 16 इसको भाग देगा तो कितना आ जाएगा 16 छक्का 96 और 16 7 112 16 8 128 और 16 नहीं है 144, लगभग 0.9 वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक है, ईवी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा अगर इतनी ईवी है तो फिर निरोधी विभव कितना होगा, निरोधी विभव जो हो जाएगा 0.9 वोल्ट। ठीक है, ऐसे लिख देना। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देना गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, उसका ई हटा दो, वो वोल्ट बन जाएगा वही। ठीक, कुछ बात समझ में आई, सवाल अगर आएगा तो ऐसा आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है। कौन सा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा या चौथे का गा है ना,
ये सही है, इसमें नंबर नहीं पड़ रहा। हाँ, चौथे का सही है। फिर चौथे का घ नंबर, ये भी सही है तुम्हारा, ठीक है, ये भी बढ़िया कर लिए हो। अब खुद से किए होगे तो बहुत बढ़िया है, बस खुद से ही किए होगे। का गा और घा दोनों सही है। अब तुम्हारे का अंगा देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला अच्छा सवाल है, ठीक है, ये पूछा जाए तो इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला हमेशा लिख देनी है। कुछ चीज़ें क्वेश्चन से ले लेते हैं हम हमेशा। लिख दोगे माना, क्वेश्चन की ही लाइन उतार दो। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के अंतर्गत एल लंबाई का धात्विक क्षण को क्षण को अपने की जगह उसी क्षण को क्षण के ही तल में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है, ठीक है, या जाता है भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे लिख दोगे कि माना क्षण से x दूरी, हाँ आगे ये भी लिख दो कि हमें क्षण के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है। फिर अगले पैराग्राफ से लिख दो कि माना क्षण के सिरे ओ से x दूरी पर स्थित कोई सूक्ष्म अवयव dx है, dx लेते हैं, ये भी सही है। तो dx के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल dv बराबर में b इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा एक्स होगा, ठीक है। क्योंकि ओमेगा एक्स क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये लंबाई हो गई और ये वेग हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आता है इंटीग्रेट कर दोगे आगे, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा क्षण के सिरों पर कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी पूरे के लिए से भी रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट रहेगा और ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वैसे भी एक तरीका है, एक शॉर्टकट है, तुमको हिंट दे रहा हूँ मैं। अगर कोई चीज़ दे दे कि क्वेश्चन में कोई फिक्स वैल्यू दे दे एक्स वाई जेड, तो मतलब कांस्टेंट ही माना जाता है उसको, ठीक है। तो बी दे दिया, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया। ओमेगा दे दिया, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया। जो नहीं दिया है उसमें फिर वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो बी तो वैसे भी देखने से भी ये बी है, अभी बदलेगा नहीं, समझ गए। ऐसा नहीं है कि शुरू 1 घंटा बाद बी बदल के सी हो जाएगा। ओमेगा ही रहेगा। बचा क्या, एक्स को क्या एक्स डी एक्स के साथ। अब यहाँ पे क्या है, जब इंटीग्रेट करते हो तो जिस चीज़ में डी लगा होता है उसके जो भी पद होंगे वही केवल इंटीग्रेट होंगे। तो यहाँ पे एक्स है, डी किसके साथ लगा है, एक्स के साथ, तो एक्स वाला पद इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे x²/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से तो तुम्हारा हलवा हो गया सवाल, इंटीग्रेट करके लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। ये हमेशा सवाल आसान सवाल है, ठीक है। तुमको यहीं पे सबसे कठिन होगा ये वाली लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल इतने रट लो, ठीक है। तुमको सबसे यही वाली अगर बना ले गए तो बाकी तो तुम खटाखट कर ले जाओगे, पता है, मैथ तो लगाते ही हो, ठीक है। कोई बायो तो पढ़ते नहीं हो, ठीक। इसको जब रिवीजन भी करोगे तो यही वाला पॉइंट को केवल रिवीजन कर लेना, ठीक है, कि बनेगा क्या, बस फिगर को बस। क्वेश्चन है हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। दे दो, इसमें क्या है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत बन रहा है, ठीक है। तो अंतिम लेंस के लिए पहले सॉल्व करेंगे। हमने दाहिने साइड में ले रखा है, जिसका नाम पहले क्वेश्चन में लिखा है उसको पहले लिख दिया, जिसको क्वेश्चन में बाद में नाम लिया है उसको बाद में हम लिख दिया। इधर से वस्तु की तरफ पहले वही लेंस आएगा जिसका उसने नाम पहले लिया है, ठीक है। या तो फिर वो क्लियर बताए कि वस्तु की तरफ कौन सा लेंस है, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से करेंगे। तो अंतिम में क्या हो जाएगा, अंतिम वी इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो एफ़ की यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एफ़ इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 30। और यहाँ पे ये भी देख लो, अब सारी लेंस होगा क्या, प्रथम लेंस जो हो गया उसका अब सारी निगेटिव में होगा, और अभी सारी लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। हम अब सारी लेंस L2 मान रहे हैं अभी सारी को, और अब सारी को L1 मान रहे हैं। तो अंतिम लेंस जो होगा इसमें अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, वहाँ पे एफ बराबर प्लस 30 हो जाएगा। यू हमको पता है कि इन्फिनिटी है, ठीक है। वी हमको पता नहीं है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू वी पता है मेरे को और यू नहीं पता है, ठीक है। तो यू मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अब मेरा कैलकुलेट हो गया -30 आ गया, ठीक है। अब वो जो है इसके बगल में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लेंस रखा है, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा या इसके लिए जो वस्तु का कार्य कर रहा होगा, जो प्रतिबिंब इसने कहीं बनाया होगा प्रतिबिंब, वही इसके लिए लेंस का काम, वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ से जो 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 भी इसके लिए वस्तु का काम कर रहा होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। या जो वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, जो भी हो, तो इसमें पहले एक बार समझ लो, कोई भी वस्तु होगी तो उसका पहले प्रतिबिंब ये बनाएगा, फिर वो प्रतिबिंब इस वाले के लिए वस्तु का काम करेगा, फिर ये अंतिम अनंत में बनेगा जाके प्रतिबिंब। तो हमारे लिए क्या हो गया, इसके लिए अनंत में वी जो हो गया इन्फिनिटी हो गया। इसके लिए वस्तु कहाँ पे होगी, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया होगा वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर हमको निकली फार्मूला अप्लाई करने पर, यू हम कैलकुलेट करना है, एफ की वैल्यू डाल दिए हैं, तो वी यू बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। पूरा बकायदे हमने निकाला है 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ हमने दूसरे लेंस का लिख दिया प्लस का 30, वी हमने इन्फिनिटी कर दिया जो क्वेश्चन में दिया है, यू हमको निकालना है। यू की वैल्यू हमने नहीं पुट करी, यू को यू ही रहने दिया, कैलकुलेशन किया -30 आया। तो इसका मतलब इधर कहीं होगा यू लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर पर। ऑलरेडी यहाँ पर लेंस रखा हुआ पहले से अवतल लेंस, तो जब यहाँ पे तो ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बचा कितना, फिर 30 में से 15 ही बचेगा। इसको तुम कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा भी देना, u इक्वल टू 30 माइनस 15, ठीक है। फिर इसमें माइनस चिन्ह जो भी वैल्यू आएगी उसमें माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। ये जो है इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी 15 आएगी, और 15 इसके बाएं साइड में है जिधर, ठीक है। इस वजह से इसमें माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये तो आपस में कैलकुलेट होंगे, उसके बाद फिर बाहर से ब्रैकेट लगा के माइनस की लगाओगे, या माइनस आ गया। हमको क्या पता चल गया, इस वाले लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब की लंबा दूरी पता चल गई। यू हमको पता नहीं है दूसरे लेंस के लिए, ये दूसरे लेंस के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया है 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। प्रथम प्रतिबिंब के लिए लेंस वन के लिए भी, चूँकि लेंस 1 ही बनाएगा, 1/u यू ही रहने दिया चूँकि पता नहीं है। यहाँ पे फोकस दूरी रख दी -30 है, गड़बड़ लिख दिया क्या हमने, इसके तो 20 थी ना, क्यों, हेलो, ये 20 थी तो ये 20 आएगी। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो थोड़ा से 20 हो गया, 15 दूनी 30 पर 60, यहाँ पे 60 कर लो, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक। तो फिर ये वाला जो ये वस्तु कहाँ पर होगी, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर होगी, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हालांकि पूछ दिया उनने 3 नंबर में ही, ये क्वेश्चन 5 नंबर लाएगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, पहले भी दिख रहा था कि नहीं।